हेडिंग दीजिए संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। ठीक है। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आपके सिविल सर्विस किसी भी यूपी पीसीएस का देख लो, आईएएस का देख लो, या बीपीएससी में भी कई क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से नोट बनाओ और रिवीजन करो। सबसे पहले लिखिए पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर फर्स्ट में फर्स्ट लिखो जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भारत का संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, और जब संविधान सभा में एक बारी जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उन्होंने कुछ प्रस्तुत किए थे। याद है किस तारीख को प्रस्तुत किया था और क्या प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने? एक आप लोगों ने संविधान सभा के बारे में पढ़ा होगा। 13 दिसंबर। कितना तारीख? 13 दिसंबर। और कोई 13 दिसंबर 1946, 1946। कोई नंदिनी आप बताइए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा था कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देशिका प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो आज जो हमारा जो संविधान का जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है उसी पे आधारित। तो पहला पॉइंट लिख लो, नंबर पॉइंट फर्स्ट लिखो भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का स्रोत, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में मैंने लिखवाया कि संविधान की प्रस्तावना का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946, 1946, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत देश प्रस्ताव ठीक है, देश प्रस्ताव है करके लिख सकते हैं या से प्रभावित है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, इसे कब वह स्वीकृति मिली थी? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली थी? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली थी? कब स्वीकृत किया गया था? लिख लीजिए, जिसे 22 जनवरी, याद रखो मैंने लिखवाया था, देखो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी। ठीक है, क्लियर? अब देखो इसके अलावा अगर मान लो डिफिकल्ट अगर बनाता है, जैसे हमने देखा
संविधान की प्रस्तावना, यानी कि जो हमने अभी देखा प्रस्तावना या उद्देशिका की जो स्रोत है, इसके जो स्रोत क्या हुआ, एक तो ध्यान रखना, एक सीधा सीधा आपने देखा कि जो नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव है, जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। और दूसरा देखो, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाता है तो ध्यान रखना कि जो हमारे प्रस्तावना का जो स्रोत है वो और किसी देश के संविधान से प्रभावित है, बताओ अगर है तो। नहीं पढ़ा है तो लिख लो, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो दोनों याद रखना, यानी कि हमारा जो संविधान का जो प्रस्तावना है उसका मूल जो स्रोत है वो जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव है। कुछ हद तक ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी प्रभावित है, वहां से भी लिया गया है। याद रखना, ये स्टार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मैंने जो भेजा था उसमें देखा वो पढ़ा होगा, वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लियर। देखो, अब प्रश्न ये था कि जब, हाँ, पहले एक चीज आप लोग ये लिख लीजिए, जो हमारा जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना अपने पेज पे लिख लेना, ठीक है। प्रस्तावना या उद्देशिका जो अभी हमने बात किया उसको पेज पे, प्रस्तावना पेज पे लिखना है आप लोगों को। यहाँ पे देखो, मैं पढ़ रहा हूं कि हम भारत के लोग, शुरुआत कहां से है, ऐसे है, हम भारत के लोग, ध्यान रखना ये एक पॉइंट है हमारा। और कह रहा है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, भारत को एक संपूर्ण, मैं जो कुछ चीजें हैं मैं बोल रहा हूं और कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपके क्वेश्चंस पूछा गया, प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, पथ निरपेक्ष, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक, तंत्रात्मक और गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आप लोग लिखिए, बनाने के लिए तथा उसमें, तथा उसके समस्त नागरिकों को, तथा उसके समस्त नागरिकों को, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, लिख लिया, राजनीतिक न्याय। इसके बाद लिखो, सर उसके समस्त नागरिकों को बोलना। हाँ, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और राजनीतिक न्याय। इसके बाद लिखिए विचार, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, लिखा, विचार, अभिव्यक्ति, सर विचार। राजनीतिक न्याय के बाद क्या बोले? और राजनीतिक न्याय के बाद लिखो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास,
विश्वास, धर्म और उपासना। धर्म और उपासना, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उपासना की स्वतंत्रता लिख लिया। इसके बाद लिखो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और, इसी में सर। हाँ आगे लिखते जाओ, प्रतिष्ठा और अवसर, अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, समता, कंटिन्यू लिखिए समता। उसके बाद लिखो प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, करने के लिए तथा उन सब में, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, एवं अखंडता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। ठीक है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, अपनी संविधान सभा में तो आज सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में, अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, संविधान को अंगीकृत अधिनियमित, दिनांक 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ठीक है, आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। क्लियर, ये आप लोगों ने लिख लिया। देखो ये ठीक है, याद रखना इसमें मेन चीज क्या है, वहां पे आते हैं हम। चलो स्टार लगा करके नीचे पॉइंट लिखिए। ये जो हमने क्रोनोलॉजी लिखा था, ये याद रखना है। पहला क्रोनोलॉजी एक लिखो, उसमें से चुन करके, जहां पे हमने लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, याद है हमने जो क्रोनोलॉजी लिखा है, तो छूटा है पीछे थोड़ा। हमने जो एक क्रोनोलॉजी लिखा था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 5 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसे याद रखिए। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन देखते हैं इस पे।
एक ये क्रोनोलॉजी याद रखना है। इसके बाद लिखो प्रस्तावना में, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रस्तावना में न्याय, 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 प्रस्तावना में न्याय, न्याय, नीचे लिखिए न्याय लगा के डैश लगा करके लिखो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी 3 तरह के न्याय की बात की गई है। आपके प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय की बात की गई है? सर वो साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ाया जा रहा है या प्रस्तावना पढ़ाया जा रहा है? नहीं, प्रस्तावना, प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखो हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 तरह के न्याय की बात करता है। कौन कौन से न्याय? तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आईएएस में भी है, पीसीएस में भी है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने तरह की न्याय की बात करता है? 3 तरह की। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट स्टार लगा के लिखो संविधान की उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। पहला कौन स्वतंत्रता की बात करता है? लिखो पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, बोर्ड पे लिखा हुआ है विश्वास, चौथा धर्म और 5वां उपासना। ये 5 तरह की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, तो 3 तरह के न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात हमारे उद्देशिका या प्रस्तावना में की गई है। और लिखो नेक्स्ट पॉइंट बनाओ समता या समानता, समता या समानता। उद्देशिका, लिखो उद्देशिका 2 तरह की समता की बात करता है। पहला प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 तरह की समानता की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए संकल्प, संकल्प, उद्देशिका के संकल्प। संकल्प क्या है इसका? तो इसका संकल्प है कि व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करना, एकता और अखंडता को बनाए रखना। ये संविधान की उद्देशिका के संकल्प है, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता। संकल्प, व्यक्ति की गरिमा। नंदिनी कुछ पूछना है? नो सर। ओके, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता, ये संकल्प है। और लास्ट में आपने देखा कि हमने संविधान को, लास्ट पॉइंट लिखो, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मअर्पित करने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ हाँ बोलिए। संकल्प, संकल्प हमारे 2 तरह के संकल्प थे ना? नहीं, 3 है, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता। ये आपके खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरह से। ठीक है, देखो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। हमारा जो संविधान है उसमें एक ये क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है, तो इस क्रोनोलॉजी को फॉलो करिए। संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इसको क्रोनोलॉजी में पूछ देगा कि कौन सा सही क्रम में व्यवस्थित है। दूसरा, हमारी जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है भारत के संविधान की, वो 3 तरह के न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ध्यान रखना, उसमें दे देगा धार्मिक, कहेगा कि कौन सी न्याय की बात नहीं करता है। अभी मैं क्वेश्चन लिखवा ही देता हूं इस पे। और ये हमने बताया कि स्वतंत्रता, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात करता है। ध्यान रखना, ये भी पॉइंट याद रखो, कितने प्रकार की न्याय? 3 प्रकार की न्याय। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 तरह की स्वतंत्रता की बात करता है। इसके अलावा बोला
समता यानी समानता किसकी बात करता है? एक प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी दो तरह की समता की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर। संकल्प प्रस्तावना के संकल्प है व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता, ठीक है। और संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करने की जो तिथि है वो 26 नवंबर 1949 है। ये आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है पॉइंट्स, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखो, आपके बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखिए निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। पहला समाजवादी, समाजवादी। दूसरा प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक। तीसरा सार्वभौमिक, सार्वभौमिक। चौथा धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। देखो धर्मनिरपेक्ष जो वास्तविक में संविधान बात करता है पंथ निरपेक्ष का, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। लेकिन उसी का अपभ्रंश कहें कि धर्मनिरपेक्ष एक अलग चीज होता है, पथ निरपेक्ष एक अलग चीज होता है। लेकिन यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष दिया था, कोई बात नहीं, हम इसको कंसीडर करेंगे बाद में जब ये पॉलिटी का है। देखो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि धर्म से एकदम तटस्थ रहना। जैसे यूरोप में जब आप देखेंगे कि वहां पे जब धार्मिक सुधार हुआ था और राज्यों का निर्माण हुआ था, और खास करके जब मानववाद की जब स्थिति बनी थी, यूरोप का इतिहास पर हो गए, तो मानववाद ने क्या करा था, धर्म को राज्य से बाहर कर दिया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि धर्म को राज्य से बाहर करना, मतलब किसी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ये पथ निरपेक्षता है, ऐसा है सेंटेंस यहाँ के लिए। तो ये हमारा आपको क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों पर विचार करिए। पहला है समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और चौथा है धर्मनिरपेक्ष। आपके ऑप्शन है, और लिखो इसमें आगे लिखिए कि सही शब्दों को विचारा अनुसार क्रम दीजिए। सही शब्दों को विचारा अनुसार, सही शब्दों को विचारा अनुसार क्रम दीजिए। क्रम यानी कि सही शब्द कौन सा क्रम है। हमारे पास ऑप्शन है ए, सही शब्दों को विचारा अनुसार क्रम दीजिए। 3, 1, 4, 2। बी 3, 4, 1, 2। सी 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 और डी आपके ऑप्शन है 4, 1, 3, 2। 4, 1, 3, 2। कौन सा सही होगा? सही कौन सा होगा ये बताइए। क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों पर विचार करिए। पहला है समाजवादी, दूसरा है प्रजातांत्रिक, तीसरा है सार्वभौमिक, चौथा है धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। आंसर क्या होगा? इसमें पहले हो जाएगा समाजवादी। पहले हो जाएगा समाजवादी। आंसर बताइए, आंसर बताइए। डी डी डी। रंजीत का डी। अर्चना आपका? एक मिनट सर, धर्मनिरपेक्ष नहीं, एक मिनट। आपका अर्चना आंसर बताइए। है नहीं सर, हाँ, इसमें सबसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। आंसर बताइए। क्या ए होगा? ए। साक्षी ए। जी साक्षी ए। अर्चना आपका?
क्रम बताइए। और नंदिनी आपका? सर बी होगा। पहले बी? बी। बी होगा। अर्चना? वो कंफ्यूजन में है, आंसर तो बता ही नहीं रही है। कुछ भी आंसर बता दीजिए ना। सर ए होगा। क्या? ए। ए? इतना टाइम लगाया, पहले तो आप गलत डायरेक्शन में जा रही थी। देखो इसका सही आंसर होगा ए। मैंने क्या लिखवाया, आप सेंटेंस को पढ़ो। क्या लिखवाया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था? समाजवादी। याद करो, प्रभुत्व संपन्न के बाद मैंने कौन सा सेंटेंस बोला था? समाजवादी। यानी कि पहले आएगा 3, फिर आएगा 1, उसके बाद क्या बोला था? पथ निरपेक्ष। तो क्या आएगा? 4। पथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष जिसे मैंने बोला 4। और प्रजातांत्रिक, उसी में देखो प्रजातांत्रिक 2। अभी याद करिए, मैंने जो सेंटेंस लिखाया इसीलिए लिखवाया था। देखो मैंने क्या बताया था? पहला पॉइंट स्टार लगा करके लिखा था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सार्वभौमिक। दूसरा क्या है? समाजवादी। तीसरा है पथ निरपेक्ष। भारत के संदर्भ में इसी को लोग धर्म निरपेक्ष मानते हैं। ध्यान रखना, धर्म निरपेक्ष संविधान में मेंशन नहीं है। धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष क्या है? पथ निरपेक्ष। संविधान पथ निरपेक्ष की बात करता है। ठीक है। लोकतंत्रात्मक क्या है? लोकतंत्रात्मक। उसके बाद है गणराज्य। आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था देखो, पथ निरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। गणराज्य मतलब प्रजातांत्रिक। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी था। एक क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। इसके बाद जो अभी हमने उद्देशिका को देखा है उस पर कई सारे क्वेश्चंस और बनते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन लिखिए एक तरह से। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे अभी हमने देखा कि कल्याणकारी राज्य। ठीक है, कल्याणकारी राज्य जैसी अवधारणा कहीं ना कहीं हमारा संविधान की प्रस्तावना लेकर के आता है कि हम इसको अगर पूरी तरह से पढ़ें तो देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो एक क्वेश्चन लिखो, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा था कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। 1-2 क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे। फिर उद्देश्य है, इसका ऑप्शन लिखो, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। अधिकतम संख्या का या अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। दूसरा लिखिए, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। प्रबंध करना। सी लिखिए, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करना या प्रदान करना। डी लिखो, सभी नागरिकों को साक्षर बनाना। साक्षर बनाना। देखो यहाँ पे चौथा ऑप्शन था आईएएस में, चौथा ऑप्शन था उपरोक्त में से कोई नहीं। आईएएस वाला में चौथा ऑप्शन था उपरोक्त में से कोई नहीं, मैंने उसको बदल दिया है सभी नागरिकों को साक्षर बनाना। ठीक है, आंसर ये सही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए। एक क्वेश्चन लिखिए तो
और अच्छा क्वेश्चन है। लिखो, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता की बात संविधान की उद्देशिका नहीं करता है? निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता की बात या उल्लेख संविधान की उद्देशिका नहीं करता है? स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं करता है। कौन? उद्देशिका। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान की उद्देशिका नहीं करता है? लिखो, पहला अभिव्यक्ति बी लिखिए आर्थिक, सी लिखिए विश्वास और डी लिखिए अभिव्यक्ति हो गया और डी लिख लो उपासना। बी आर्थिक। उपासना। सर किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं करता है बताइए? बी आर्थिक। बी आर्थिक। सबका आंसर सही है, बी है होगा या क्या होगा? और बताइए कोई। सर आर्थिक। आर्थिक। कितने तरह की स्वतंत्रता की बात संविधान के उद्देश्य का करता है? 5 तरह के। अभी मैंने बताया था 5 तरह के। कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, तो उसमें आर्थिक नहीं है। क्लियर? अब समझ में आ रहा है? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय की बात करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित में से किस न्याय की बात, किस न्याय या किस अन्याय लिख लो, किस न्याय की बात या उल्लेख, न्याय का उल्लेख संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना नहीं करता है? संविधान प्रस्तावना नहीं करता है, नहीं करता है। नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन लिखिए। पहला लिखिए धार्मिक, दूसरा लिखिए सामाजिक, तीसरा लिखिए आर्थिक और चौथा लिखिए राजनीतिक। ए धार्मिक। राजनीतिक। किस तरह के न्याय का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना नहीं करता है बताइए? ए धार्मिक। और कोई? और कोई? मैंने अभी लिखवाया आप लोगों को कि संविधान की उद्देशिका कितने तरह की न्याय की बात करता है? पीछे नोट्स लिखवाया है ना, इसका मतलब आप लोगों ने लिखा नहीं है। मैंने चिल्ला चिल्ला के लिखवाया था। देखो, मैंने बोला था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। कितने तरह की न्याय शामिल है इसमें? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 तरह के न्याय है। 5 तरह की मैंने स्वतंत्रता बताया था, जिसमें विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो हमारा क्वेश्चन देखो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की तो बात करता है, लेकिन कहीं भी धार्मिक न्याय की बात है? ये बताइए मुझको।
नहीं है, धार्मिक न्याय की बात शामिल नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक, क्योंकि ये तीनों तरह के न्याय की बात करता है। ये तीनों तरह की न्याय क्या है, इसमें शामिल है। ठीक है, पहले ही मैंने लिखवाया था, इसीलिए मैंने संविधान की उद्देशिका को पूरा लिखवाया और उसको पार्ट पार्ट में तोड़ करके लिखा। चलो एक बार फिर से रिवीजन करिए, आप लोगों को आंसर देने में टाइम लग रहा है, ये सही नहीं है। मैंने बताया, देखो हमारा जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है, वो स्रोत जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था 13 दिसंबर वाला, याद रखिए 13 दिसंबर 1946 को जो उन्होंने प्रस्तुत किया था, जैसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी, उस पर और ऑस्ट्रेलिया की संविधान से प्रभावित है। ठीक है, इसका मूल स्रोत जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव है। इसके बाद प्रस्तावना में बोला कि हमारा जो प्रस्तावना का शुरुआत ही होता है हम भारत के लोग से। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। तो पहला पॉइंट था कि हमारी प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। इसके बाद मैंने क्रोनोलॉजी बोला था, किसे याद रखिए, ये आपके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रभुत्व संपन्न, इसी को हम कहेंगे सार्वभौमिक, समाजवादी, पथनिरपेक्ष या कहीं धर्मनिरपेक्ष भी लिख देता है तो चलेगा, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये क्रोनोलॉजी याद रखना है। इसके बाद मैंने बोला न्याय, संविधान की प्रस्तावना 3 तरह के न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके बाद मैंने बोला स्वतंत्रता, स्वतंत्रता 5 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है इसमें, ध्यान रखना। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ देगा कि कितने तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये स्वतंत्रता है। इसी सबसे क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। इसके बाद देखो मैंने बताया कि समता, कौन कौन सी समता या समानता की बात करता है, तो एक है प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर की समता। इसके बाद मैंने बोला कि संविधान के संकल्प भी है कुछ प्रस्तावना के, तो संकल्प है व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता को स्थापित करना या सुनिश्चित करना। लास्ट पॉइंट बताया था कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। क्वेश्चन बनाएगा कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया या कब अधिनियमित किया गया और या कब आत्मर्पित किया गया, तो ये तीनों चीज का एक ही आंसर है 26 नवंबर 1949। क्लियर? यहां से काफी क्वेश्चन है आप लोगों का, मैंने क्वेश्चन देखा है, कई सारे क्वेश्चंस यहां से बने हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछेगा कि संविधान के उद्देशिका में किस न्याय का उल्लेख नहीं है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख है, तो इसका मतलब है कि धार्मिक न्याय की बात उद्देशिका नहीं करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया? क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ऐसे देखो कहने को आसान है कि बहुत लोग सोचते हैं कि उद्देशिका आसान है, क्वेश्चन से रिवीजन कर ले। क्वेश्चन इस तरह से पढ़िए, आप लोग तोड़िए उन चीजों को कि कैसे उसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखो, अब एक विवाद बना था कि क्या, हेडिंग दीजिए, कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है या क्या प्रस्तावना, यानी कि जो हमारा प्रियम्बल है या उद्देशिका है वो संविधान का अंग है या नहीं, अंग है या नहीं। ठीक है, तो इस पे कई दो वाद काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि हम कुछ एक क्रोनोलॉजी में एक लिखवा देता हूं, पहले आप लोग लिखिए, पहला वाद लिखिए, पहला लिख लीजिए बेरूबारी, बेरूबारी, बेरूबारी। ठीक है, बेरूबारी वाद आया था 1960 में। दूसरा लिखिए, एक आया था आपका 67 में गोलकनाथ, गोलकनाथ, गोलकनाथ। ठीक है, बनाम पंजाब राज्य, बनाम वर्सेस पंजाब राज्य 1967 में।
और इसको एक क्रोनोलॉजी इसलिए लिखवा दे रहा हूं कि आप लोगों से सीधा सीधा क्रोनोलॉजी पूछेगा इसका, ठीक है। इसके बाद लिखिए केशवानंद भारती, ये काफी महत्वपूर्ण है। केशवानंद भारती, ठीक है, बनाम केरल राज्य, बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। एक बात और आप लोग लिख सकते हैं, उस समय एसआर मुंबई साहब कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको हटना पड़ा था, उस पर एक मुंबई बात करके आया था, बोम्मई, बोम्मई उनका नाम था एसआर बोम्मई बाद, ठीक है, बोम्मई बाद या बनाम करके लिख लो, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इनका विवाद शुरू हुआ था 89 में और इस पर फैसला आया था 1994 को, ठीक है। तो ये चारों का क्रोनोलॉजी पूछ सकता है आप लोग। तो देखो हमने जो ये पहले लिख लो आप लोग, हमारा जो हेडिंग था कि क्या जो हमारा प्रियम्बल है या उद्देशिका है वो संविधान का अंग है या नहीं है। तो पहला ये आप ये क्रोनोलॉजी लिख लीजिए एक जगह पे। अब पहला पॉइंट आप लोग लिखिए बेरुवारी, जो हमने लिखा है बेरुवारी, बेरुवारी बात, ठीक है, बेरुवारी अंडरलाइन करके पहला लिख लो बेरुवारी बात, ठीक है। यहां पे कहा लिख लो उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। इसमें कहा गया कि उद्देशिका जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल संविधान का अंग नहीं है, अंग नहीं है। ध्यान रखना, एकदम 100% याद रखना, किस बाद में कहा गया कि अंग नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद थोड़ा सा इसमें, जबकि इसमें ये कहा गया, आप एक पॉइंट और लिख लीजिए, हालांकि इसमें यह कहा गया कि यह संविधान को जानने की कुंजी है। इसमें यह कहा गया था कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध है, मतलब कि जहां पे संविधान की भाषा ज्यादा जटिल है या कठिन है, अस्पष्ट है, तो वहां पर उद्देशिका संविधान निर्माताओं के लिए उन्होंने उद्देशिका का इसलिए रखा था कि वो जो संदिग्ध या अस्पष्ट चीज है उसको समझने में क्या करेगा, सहायता करेगा। तो आप इसको चाहे तो पूरा लिख लीजिए, लिख लीजिए कि संविधान की भाषा संदिग्ध अथवा अस्पष्ट, संदिग्ध अथवा अस्पष्ट, अस्पष्ट है, वहां उद्देशिका उसे समझने में सहायक है, उद्देशिका उसे समझने में सहायक है। अतः संविधान इन्हें जानने की कुंजी है, इन्हें जानने की कुंजी है, कुंजी, ठीक है, कुंजी है। देखो इसके बाद एक गोलकनाथ वाला आया था, ये हालांकि कुछ अलग तरह की बात थी, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें क्या कहा गया, दूसरा लिखो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 67। उस समय न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह साहब थे, तो उन्होंने क्या कहा था, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बन सकता है। गोलकनाथ वाला में लिखिए गोलकनाथ, पीछे लिखा हुआ है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, तो गोलकनाथ वाला में लिखो, यहाँ थे न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, क्या
बोमई बोमई नहीं नहीं, गोलकनाथ पहले है ना, बेरूबारी, गोलकनाथ, केशवानंद और बोमईबार चौथा है। वो सब देख लो, इधर में छोटा है। किस में? बेरूबारी में? बेरूबारी में देखिए, बेरूबारी में तो सबसे पहले ये कहा गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। दूसरा ये कहा था कि जहां पे संविधान की भाषा क्लिष्ट है, अस्पष्ट है या समझने में दिक्कत है, तो वहां संविधान की जो उद्देशिका है इसके लिए सहायक है। इसीलिए बोला कि संविधान को समझने की कुंजी है ये। क्लियर? बेरूबारी साहब का जो बेरूबारी वाला जो विवाद हुआ था उसमें, ठीक है। तो बेरोजगारी में क्या कहा गया? संविधान का अंग नहीं है। हाँ, ये उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना। किस बाद में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? ये क्वेश्चन आप लोगों के काफी महत्वपूर्ण है। या किस संविधान मतलब किस में कहा गया कि अंग है? देखो, गोलकनाथ इस समय न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह साहब थे। लिख लीजिए, न्यायमूर्ति। तो पूछा मेरा, थोड़ा बैठ कीजिए। आवाज ही नहीं आपकी क्लियर आती है, मैं क्या बताऊं आपको, ये बताइए मुझे। फिर से पूछिए, थोड़ा सा माइक हटा करके पूछिए दूर से। छूटा है गोलकनाथ, छूटा है थोड़ा गोलकनाथ के बाद से। गोलकनाथ तो अभी शुरू ही कर रहा हूं मैं। अच्छा, पहला पहले ही बात छूटा था मेरा। अच्छा देखो, मैंने ये 4 पॉइंट बोला था, 4 पॉइंट एक बार लिख लीजिए। मैंने बताया था बेरूबारी आया था 1960 में। इसके बाद बोला था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967। फिर बताया था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। ये केशवानंद भारती कब आया था? केशवानंद भारती कब आया था? 1973 हाँ, इतना बड़ा बाद है। और बोमई बाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आया था 1994 में। ये क्रोनोलॉजी मैंने इसलिए लिखवा दिया है कि कहीं ना कहीं इसमें उद्देशिका को लेकर के चर्चा था। मेन हमारे लिए बेरूबारी है और हमारे लिए केशवानंद भारती है। यहाँ पे 2 मेन है, लेकिन फिर भी हमने गोलकनाथ, ये चारों का क्रोनोलॉजी आप लोगों से पूछ लेता है, तो इसीलिए यहाँ पे एक जगह पे लिख दिया है कि आप लोग याद रखिए। ठीक है, अब हो गया साक्षी। ये क्रोनोलॉजी सजाने के लिए पूछ देगा, डेट नहीं लिखा रहेगा, कहेगा कि अरेंज करे। ठीक है, जैसे बेरूबारी, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मुंबईबाद, पहला दूसरा, ऐसे जैसे जो अभी हमने अरेंज करने का क्वेश्चन देखा था उस तरह से बनाएगा। दूसरा देखो, गोलकनाथ में लिख लीजिए, गोलकनाथ का जो वर्सेस पंजाब राज्य वाला था, वहां पे हिदायतुल्लाह साहब ने, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। क्या बोला था इन्होंने? क्या बोला था इन्होंने, बताओ, हिदायतुल्लाह साहब है? सर ये बोले थे क्या सर, प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की नहीं, लिख लो। इन्होंने बोला था, लिखो यहाँ पे, संविधान की मूल आत्मा है उद्देशिका, यानी कि प्रस्तावना, उद्देशिका संविधान की क्या है? मूल आत्मा है। आत्मा है, कोट एंड कोट कर देना। किसने कहा? अब आप मान लो हिदायतुल्लाह साहब ने क्या कहा, उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है। यहीं पे एक स्टार लगा करके क्वेश्चन मुझे बताइए। तो जो अंबेडकर साहब ने, बाबा अंबेडकर ने संविधान की किस अनुच्छेद को बोला कि एक तरह से कहते हैं कि, वेरी गुड, उन्होंने क्या बोला था? आर्टिकल 32 की, हाँ, आर्टिकल, संविधान की आत्मा है। बिल्कुल, आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 क्या कहता है? संवैधानिक वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वेरी गुड, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और
इस आर्टिकल 32 या संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसको अंबेडकर साहब ने बोला था, ठीक है, भीमराव अंबेडकर साहब ने, ये संविधान की आत्मा है, ठीक है, संविधान की आत्मा है। अगर मान लो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन में ना अंबेडकर साहब के कोट किया गया है, ना हिदायतुल्लाह साहब को कोट किया गया है, ठीक है, और बीपीएससी में कई बार ये स्टूडेंट भी बवाल मचाते हैं, और बिहार बीपीएससी को खुद पता नहीं रहता है, वो तो एक अलग ही चाल चलने लगता है कई क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा जो विवाद होता रहा है, तो कई क्वेश्चन में वो अपने चाल चलता है, स्टूडेंट अपने चाल चलता है। अगर मान लो संविधान की किस, ठीक है, या संविधान के किस उपबंध को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है, ठीक है, क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिए, 1 मिनट रुक जाओ, पहले पूरा क्वेश्चन सुन लो। मूल आत्मा कहा गया है, ऑप्शन रहेगा उद्देशिका, दूसरा ऑप्शन रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तीसरा ऑप्शन लिख लीजिए मूल कर्तव्य, नहीं मूल अधिकार लिख लो, कर्तव्य छोड़ो, मूल अधिकार, चौथा लिखो उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा लिखो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक क्या होगा? नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, यही मैंने अभी इसीलिए क्वेश्चन दिया है। आपने हिदायतुल्लाह साहब को हल्के में ले लिया। हिदायतुल्लाह साहब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति साहब है, और उन्होंने स्टेटमेंट वो दिया कि, राष्ट्रपति भी थे, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है, तो आप उसे कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? आपके क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है बाबा साहब, फिर एक बार बोलिएगा। बाबा साहब अंबेडकर ने किसे कहा है या हिदायतुल्लाह साहब ने किसे कहा है। लिखिए, निम्नलिखित में से किस ऑब्लिक, क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित में से किस ऑब्लिक किन, किस ऑब्लिक किन उपबंध, उपबंध ऑब्लिक उपबंधों, उपबंधों, उपबंधों को, अब समझ में, उपबंधों को, उपबंध ऑब्लिक उपबंधों को संविधान की आत्मा कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। ऑप्शन ए उद्देशिका, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या सीधा सीधा क्या लिखा रहेगा, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, सी लिखो मूल अधिकार, मूल अधिकार, डी लिखिए उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई लिखिए उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, तब क्या आंसर होगा ये बताओ। सर एक से अधिक, एक से अधिक, ठीक है। और पॉलिटिकल जो कहते हैं कि होरोस्कोप, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब जनपत्री ना, राजनीतिक जनपत्री, हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप कुंडली जनपत्री। हाँ हाँ हाँ, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री
जनपत्री, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल होरोस्कोप, पॉलिटिकल होरोस्कोप, ठीक है, कहा है होरोस्कोप, पॉलिटिकल होरोस्कोप। ऑप्शन लिखो, लिखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप लोग पूरा लिखिए, अंबेडकर साहब। दूसरा लिखिए न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। और सी लिखिए हिदायतुल्लाह जवाहरलाल नेहरू, नेहरू। लिखिए उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक, लिखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। रंजीत यही देख रहे थे कि क्या लिख रहे हैं, ये गुस्सा रहे होंगे कि सर कभी कभी क्या लिख देते हैं। नहीं सर, नहीं। बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन तो पूरा सुन लिया कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ई। और कोई? निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने संविधान की उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा है? सर मुझे बी आर अम्बेडकर लग रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। और कोई? और किसी को आंसर देना है या नहीं देना है, बताइए। सब क्लास में है या सब भाग गए? नंदिनी, साक्षी मौन व्रत है। सर बोले ना बी आर अम्बेडकर। मुझे तो लगता है कि क्लास ज्वाइन करके छोड़ देते हैं। नहीं सर, मैं तो नहीं छोड़ती। अच्छा अर्चना, आंसर देना है या नहीं? ये- हाँ बताइए, क्या आंसर सही होगा इसका? सही आंसर नहीं बताना है आज। चलो रंजीत, क्यों आपने बोला कि आंसर ई होगा और साक्षी क्यों बोला कि ए होगा? और इन लोगों ने तो कुछ सर, आंसर ही। हाँ, इसलिए होगा कि मुझे हाँ। याद आ रहा है कि के मुंशी साहब ने कुछ कहा था, शायद कुंजी कहा था, हेरोस्कोप कहा था, इसलिए मैंने ये बोला। वेरी गुड, लिख लो। और ये पालकी वाले ने भी कुछ कहा था, आत्मा या समथिंग। उन्हें पालकी वाला ने कुंजी कहा था कुछ। हाँ चलो लिखो, इसमें लिख लीजिए कि ये मुंशी ने कहा था, कि ये हम मुंशी, कि हम मुंशी जी ने कहा था कि ये जनपत्री है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग कहाँ, गोलकनाथ पे थे ना? गोलकनाथ। यस सर। हाँ, अब आ जाइए जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप लिखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज। आप बोलिए। सर एक बीपीएससी असिस्टेंट में क्वेश्चन डाला था कि भारत का संविधान, क्वेश्चन था सिर्फ भारत का संविधान, आंसर में दिया था ए में उधार का एक बोरा है, बी में दिया था दूसरे संविधानों की कोई नकल नहीं है, तीसरा में दिया था सर सी में अमेरिकी संविधान की नकल है, और डी में दिया था एक मूल संविधान है। क्या क्या? एक ये
एक तो मूल संविधान है। एक मूल संविधान तीन है। ऑप्शन। एक मूल संविधान हाँ, का तीन अंग्रेजी क्या बनाया था, ये बताइए। एक मूल संविधान का मतलब कि ओरिजिनल संविधान, एक मूल का इंग्लिश क्या है उससे पकड़िए। हाँ, एन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। एन ओरिजिनल, इंडियन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो गलत हो जाएगा। उधार का थैला इसलिए कहा जाता है, लेकिन हम लोग इसको मेंस में नहीं एक्सेप्ट करते हैं। मेंस में हम कहते हैं कि उधार का थैला का मतलब क्या है कि हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, मतलब हमने भिक्षाटन कर ली कि हमें भीख दे दीजिए। तो हमारा जो देखो, एक संविधान बनाना जब प्रारूप तैयारी करा था, किसने संविधान का प्रारूप तैयार करा था? प्रारूप समिति ने, वो उनको भी राव साहब ने। हाँ, तो जब उन्होंने संविधान है? बी एन राव था, तो जब उन्होंने ये जब संविधान का जब प्रारूप तैयार किया गया था, तो आप लोगों को बताया था कि हमने लगभग 60 देश के संविधान को पढ़े थे। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। किसी की अच्छाई को आत्मर्पित करना क्या बुराई है? अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछ दे कि यार भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जा सकता है, तो आप भले ही लिखिए, सभी चीज लिखिए कि हमने ये चीज यहां से ले लिया, हमने ये चीज यहां से ले लिया, हमने ये चीज यहां से ले लिया, ये हमें दिखाना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो निष्कर्ष यही होगा कि क्या किसी की अच्छाई को आत्मर्पित कर लेना, हम उसे मतलब भिक्षाटन कहेंगे? और ऐसा नहीं है कि हमने बिना पढ़े हुए, अगर हमें अपनाना ही था तो हम अमेरिका के सातों चीज अपना लेते। मैंने बताया था अमेरिका के संविधान में कितने आर्टिकल है? 7। बात समझ रहे हैं? तो अगर इसमें मूल संविधान तो हम नहीं कह सकते। मूल इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा संविधान 1935 की ब्रिटिश काल में जो संवैधानिक जो गतिविधियां थी और जो अधिनियम आया था उससे भी प्रभावित है, और हमने कई सारे देश के संविधान को लिया है। लेकिन वास्तविक में हम इसे उधार का थैला भी नहीं कहेंगे। अगर ऑप्शन ई होता तो इस पे विवाद मच जाता। कई सारे स्टूडेंट इसको ई लगा करके आता कि नहीं, हम इसको उधार का थैला नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें खूब डिबेट हो रखा है। जैसे राज्यपाल के बारे में कहा जाता है कि रबर स्टाम्प है। आपने देखा कि बिहार में एक बहुत बड़ा मुहिम छिड़ गया था और इस पे आलोचना का शिकार बना। हाँ, आलोचना का शिकार क्वेश्चन पूछ दिया था ना कि राज्यपाल को रबर स्टाम्प कहा जा सकता है। क्या आए थे? हाँ, हम लिख के आए थे। पूरा है तो ये तो संविधान के आलोचना में ही नहीं इसका सब वर्णन किया गया है। में तो आलोचना में। हाँ, तो मूल हम आंसर प्रीलिम्स में ए ही होगा, लेकिन सर समझा रहे हैं मेंस में क्या होगा। मेंस में नहीं। अगर मान लो यहीं पे अगर ऑप्शन हमारे पास ई होता कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हम उपरोक्त में से कोई नहीं में जाते और उसमें अगर हम चैलेंज करते तो साफ लिखते कि इसको सभी ने खंडित किया है कि भारत के संविधान को हम उधार का थैला नहीं कहेंगे। हाँ, बोलिए सर। इसका में ऑप्शन है अमेरिकी संविधान की नकल है। किसने बोला? ये गलत है, ये सरासर गलत है। हम कैसे मान सकते हैं? ये तो बेवकूफी वाला आंसर है। जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है दूसरे संविधान की कोई नकल नहीं, तो ये दूसरे संविधान का नकल नहीं है, ऐसा भी नहीं है। भारत के संविधान ने दूसरे संविधान का नकल किया है। इसमें तो 13 देशों से लिया गया है। 60 देशों का, 60 देशों का संविधान पढ़े थे। सर अभी तो आंसर शीट भी जारी नहीं किया, ऐसे चारों में क्या आंसर होना चाहिए? इसका उधार का थैला आप ज्यादा इस क्वेश्चंस के आंसर के हिसाब से ये ज्यादा सटीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन है भारत का संविधान बस। हाँ, मैं समझ गया। वो भारत का संविधान उधार का थैला है। ये काफी निगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट है। और हम जानते हैं कि भारत का संविधान मूल संविधान भी हम नहीं है, क्योंकि हमने कई सारे चीजें 1935 के अधिनियम से लिए हैं। कई सारी चीजें आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि हमने संविधान की जब विशेषता किया था तो बताया था कि किस किस देश से कौन कौन से चीज हमने लिए हैं। तो मूल संविधान कैसे हुआ? मूल का अंग्रेजी क्या है? ओरिजिनली इंडियन, मतलब कि भारत द्वारा ही बनाया गया। आंसर दिया है इसमें एन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हाँ, एन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भारत का संविधान। अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो भारत का संविधान ओरिजिनल है, लेकिन अगर इस ओरिजिनल को अगर हम देखेंगे कि सिर्फ भारतीयों का है तो ये गलत है। सर
पॉलिटी में सर ऐसा ऐसा स्टेटमेंट कुछ डाला था पॉलिटी में, जो बच्चा का वहां पर दिमाग भी नहीं जाएगा। सर एक और क्वेश्चन था, राज्य व्यवस्था के बाद लंबे समय तक भारत के राजनीतिक परिदृश्य में आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज क्लियर बिल्कुल नहीं सुन पाया मैं। ये क्वेश्चन का हम retrieve करते थे क्या? आपकी आवाज क्रैक हो रही है, किसी को समझ में आ रहा है तो सुन के समझाइएगा। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए मैडम, आप हाँ, जो कह रहे हैं मुझको- ग्रुप में स्क्रीनशॉट। मुझको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? चलो लिखो अब। हाँ, मुझको व्हाट्सएप कर दीजिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। लिखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद, ये काफी महत्वपूर्ण है। केशवानंद भारती। सर मुझे याद ही नहीं रहता फैक्ट्स। केशवानंद नहीं तो आप रिवीजन करिए। केशवानंद आप चाहे तो आप लोग को मैंने बोला था कि आप लोग थोड़ा सा खर्च कर लीजिए। मैं इंजीनियर को सारे लिंक दे दूंगा और वो डलवा करके वीडियो, और उसको आपका पासवर्ड आईडी दे दूंगा मैं। आप उसको जब मर्जी, रात में सोते हुए, बैठते हुए, जब मर्जी आप रिवीजन कर लीजिए। कॉपी से रट्टा मारने से अच्छा है कि एक बार वीडियो को कान में लगा करके पार्क में टहलते हुए रिवीजन कर लीजिए। समझ रहे हैं? उससे आप लोगों को बहुत फायदा हो। आगे आप लोगों की मर्जी है, किसी पे कोई दबाव नहीं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। देखो, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये 1973 का है। कौन बनेगा करोड़पति में भी इस पर क्वेश्चन आया था। 7 शायद 6, पहला 1 करोड़ का था, दूसरा था संविधान के जो ऊपर का जो कवर वाला है, उस वक्त मैंने 7 करोड़ तक खेला था। ठीक है, घर में बैठ करके, सौभाग्य नहीं मिला जाने का। अरे भाई नहीं भाई मतलब घर में जो कह रहा हूं मैं। अच्छा। तो ये क्वेश्चन शायद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा बांध कौन सा था। तो केशवानंद भारती। 13 में हाँ 13 लोग थे। हाँ, तो ये अपने आप में एक और रिकॉर्ड रहा है। 7 और 6 से डिसीजन मिला था। हाँ, और चलो उसके बाद लिखो। अभी जी हाँ, इसमें लिखिए अभी तक का लगभग सबसे बड़ा बेंच रहा है ये, और काफी महत्वपूर्ण है। इस पे लिखो, सबसे स्टार लगा करके लिखो। इस वाद में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। मतलब क्या है? ये अंग है, अभिन्न अंग है, अलग नहीं है, अभिन्न अंग है। ठीक है, अभिन्न अंग है। लिख लिया, अभिन्न अंग है। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में उद्देशिका का, आप चाहे तो लिख लीजिए, अर्थात संविधान में उद्देशिका का वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। मतलब संविधान के अन्य उपबंध की बराबर ही क्या है? उद्देशिका है। क्लियर? पॉइंट नंबर सेकेंड लिखिए। देखो, अब दूसरा ये था क्या आर्टिकल 368 के तहत उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। तो इस पे क्वेश्चन था। हाँ, इसमें आप लिखिए दूसरा पॉइंट, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। 1976 में किया गया था, 42वें संशोधन। हाँ, एक बार लिख लीजिए, किया जा सकता है। लेकिन नोट यहीं पे लगा देना, क्योंकि अभी हमने क्या लिखा, जैसे अन्य उपबंध है उसी तरह से उद्देशिका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप संशोधन करिए, लेकिन जो इसकी मूलभूत ढांचा है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो लिख दीजिए नोट, मूलभूत ढांचा को प्रभावित किए बिना। मूलभूत यानी कि आप इसके
जो वास्तविक चीजें हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, मूलभूत ढांचे, ठीक है, को प्रभावित किए बिना, प्रभावित किए बिना संशोधन किया जा सकता है। ध्यान रखना, संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। केशवानंद भारती। नेक्स्ट लिखो, केशवानंद भारती ने एक और बोला था, इसमें लिख लीजिए, उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। ये सीधा सीधा सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं, ये पॉइंट्स आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सीधा सीधा ये देख करके आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ लेगा। न्याय योग्य नहीं है, अर्थात लिख दीजिए, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय, मतलब आप न्यायालय में जा रहे हैं, चाहे आप सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में जा रहे हैं, तो आप उद्देशिका के आधार पर नहीं जा सकते हैं, और न ही उद्देशिका के आधार पे आपको कोई निर्णय दिया जा सकता है। इसका मतलब ये है, निर्णय नहीं दिया जा सकता। जैसे मूल अधिकार है आपका, फंडामेंटल राइट, न्यायिक है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप न्यायालय में जाइए, आपको न्याय मिलेगा उसके आधार पर, ठीक है। क्लियर हुआ? और एक और लिख लीजिए, इसमें लास्ट हमारा जो क्या था, लास्ट क्या था, बोमईवाद ना? हाँ, बोमईवाद ही रहा होगा। हाँ, लास्ट तो वही होगा ना। केशवानंद हो गया। हाँ, बोमईवाद लिख लीजिए। बोमई बात, देखो ये एसआर बोमई साहब कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। इसकी अलग कहानी है, 89 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। ये 94 का है, ठीक है। इसमें भी कहा गया वही केशवानंद भारती वाली बात को, कि प्रस्तावना, ठीक है, संविधान का अंग है, अंग है, ठीक है। तो वही केशवानंद भारती का उसको एक तरह से समर्थन मिला था। अब चलो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, यहाँ पे लिखिए नोट। नोट, जब आपने देखा कि केशवानंद भारती आया था, केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद वाला जो वाद आया था ये 1973 में, इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन हो सकता है, संशोधन को अलाउ कर दिया। तो इस आधार पर लिखिए, देखो इस आधार पर, इस आधार पर, इस आधार पर, इस आधार पर 42वां संविधान संशोधन, जो अभी रंजीत बोल रहे थे, 42वां संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब आया था? 1976। किसकी सरकार थी? जनता पार्टी। जनता पार्टी। नहीं, सॉरी, ये तो आगे आगे ही भागते रहते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार थी, जनता पार्टी ने ठीक है, हाँ सर, उस
75 तक तो वही था इमरजेंसी, तो उसके बाद 78 में जनता पार्टी। 44वां संविधान संशोधन लाया गया था इसी कई प्रावधान को ठीक, खंडित ठीक। करने के लिए। ठीक है, राइट सर, सॉरी सर, सॉरी। अरे नहीं, कोई बात नहीं। देखो, याद रखो, इस संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया। ठीक है, इससे क्या किया गया? उद्देशिका या प्रस्तावना में कई सारे संशोधन हुए थे, बाद में हम देखेंगे। प्रस्तावना में भी क्या किया गया? संशोधन किया गया, संशोधन किया गया। और क्या क्या जोड़ा गया था, मुझे ये बताइए। 3 वर्ड, पंथ कौन कौन से? निरपेक्ष, हाँ, पंथ निरपेक्ष, उसके बाद गणतंत्रात्मक, और एक है गणतंत्रात्मक कहाँ से पढ़ लेते हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ समाजवादी निरपेक्ष, ठीक है, और एक अखंडता। अखंडता। हाँ, ठीक, हाँ, ठीक। अखंडता, ठीक है, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये जो 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए थे, वो लिख लिया ना कि इसमें संशोधन किया गया। और इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में, लिखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किए गए एवं इसमें समाजवादी, पथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया। क्लियर? अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन लिखो तो। लिखिए, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखिए, उद्देशिका की किस पारा में, उद्देशिका के या प्रस्तावना, प्रस्तावना के किस पैरा, उद्देशिका के किस पैरा में समाजवादी, समाजवादी और पथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? किस पैरा में समाजवादी, समाजवादी और पथनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष को जोड़ा गया? लिखो, ए प्रथम पैरा, बी और छठे पैरा लिखो, छठे पैरा, सी लिखो द्वितीय पैरा, डी लिखो उपरोक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक, और टी लिखिए उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बताओ। प्रथम पैरा में जोड़ा गया से कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ करके आंसर दीजिए फिर से सब कोई। सर, प्रथम पैरा में जोड़ा गया। साक्षी प्रथम पैरा, ठीक है, और कोई? द्वितीय पैरा, द्वितीय पैरा, नहीं सर नहीं, मेरा जवाब है वो एक से अधिक, एक से अधिक, यानी जी। उपयुक्त में से एक, ई रंजीत का नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक डी होगा। और कोई? हाँ, हाँ वही एक, हाँ एक से अधिक। और कोई बताइए। चलो, संविधान का उद्देशिका पढ़ो तो एक बार। हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, तो कहाँ आ गया ये मुझे बताइए। यहीं से शुरू होता है ना। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, भूल गए हैं? इतना चिल्ला चिल्ला करके जब शुरू किया था तो आप लोगों को पहले ही सर मैंने, एक से अधिक पैरा होगा ना?
नहीं भाई, एक से अधिक पैरा का मतलब क्या हुआ? एक से अधिक सर पैरा, वो खंडता को ले रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं सर। एक से अधिक पैरा का मतलब मेरे भाई ये हुआ कि वो कई जगह जोड़ा गया है। आप जब पढ़िएगा संविधान का तो संविधान की प्रस्तावना कैसे शुरू होता है? हम भारत के लोग, पहला पैरा में क्या है? हम हाँ भारत ठीक के है। लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य, यही बताया था ना। तो पहला पैरा में और क्या आ गया? अखंडता तो नीचे, पहला, हाँ, अखंडता तो नीचे आता है ना। हे भगवान, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हे क्या है? क्वेश्चन पढ़ो, भगवान क्वेश्चन पढ़ो पहले। मैंने का। समाजवादी और पथ अखंडता नहीं निरपेक्ष, कहा गया है। अखंडता मैंने कहा जोड़ा ओहो, है उसमें? ओहो, मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। ये देखो ना, क्वेश्चन क्या है? समाजवादी और पथ निरपेक्ष किस पैरा में जोड़ा गया? सर वो पहले पैरा में आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे आप लोगों से, ठीक है? ये फर्स्ट पैरा में आएगा और अखंडता छठा पैरा में आएगा, ध्यान रखना। आप लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे बना लो। एक लिख लो प्रथम, प्रथम पैरा, और यहां पे लिख लो छठे पैरा। ये सब याद रखा करो, ठीक है? पैरा, यही सब तो क्वेश्चन बनाएगा जो आप लोगों के लक्ष्मीकांत में काफी लेप्स है, ठीक है? तो प्रथम पैरा में आपको क्या जोड़ दिया गया? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। और छठे पैरा में क्या जोड़ा गया? अखंडता, ठीक है? अखंडता, ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब आगे आप लोगों के लिए काफी आसान है, जो इसकी विशेषता है, जो मैं एक बार बता दे रहा हूं। जैसे हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ कि संविधान का मूल स्रोत जो है वो भारत की जनता है, ठीक है? लिखोगे या पढ़ लोगे, ये बता दो मुझे, क्योंकि ये सब आसान है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों कारण के लिए इस पर किसी भी देश का या किसी का दबाव नहीं है, ठीक है? यानी कि भारत की जो प्रजा है या भारत का जो प्रजातंत्र है वो स्वतंत्र है। समाजवादी का मतलब क्या है? देखो, समाजवादी का मतलब भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। समाजवाद दो तरह के होता है, देखो, एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद और एक होता है साम्यवादी समाजवाद। तो साम्यवादी समाजवाद थोड़ा सा कलिष्ठ है, जहां पे आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति अमीर है तो उसकी संपत्ति को लेकर के दूसरे में बांट देना, ये साम्यवादी समाजवाद है, पैरेलल बना देना। और प्रजातांत्रिक या जो हमारा जो साम्यवादी समाजवाद में, और समाजवादी समाजवाद उस तरह की बात नहीं करता है। तो भारत ने दोनों का एक सम्मिलित रूप मिलाया और एक रास्ता निकला, और जिसे हम कहते हैं कि हमने जब अर्थव्यवस्था अपनाया तो न तो हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाया, न ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाया। और समाजवाद को ध्यान में रखते हुए हमने किस चीज को, अर्थव्यवस्था को बनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से खूब पूछा गया है। लिखवा दूं एक एक लाइन या बोलो, जैसा कहोगे, या समझा करके छोड़ दूं? समझा दीजिए सर। सर लिखवा दीजिए। समझा दीजिए, लिखवा दीजिए, बहुमत करो। एक 10:30 हो रहा है, ये जान लीजिए। सर लिखवा दीजिए, कॉपी में रहेगा तो मैं पढ़ लूंगी, नहीं तो अरे भूल जाएगा। इसमें लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है। समझा ही लीजिए। लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि केवल देखो, ये सारे चीज आपके वहां पे मिसिंग है। जितना अभी हमने पढ़ा है इतना तोड़ करके उन्होंने नहीं समझाया है। क्या रंजीत पढ़ा है इसको आपने वहां पे? जितना अभी हमने तोड़ नहीं करके सर। चीजों को पढ़ा है, और बाद में की वो चीज, बस हाँ वो बोलिए। जो अक्षर, वो सब शब्द को, वो हाँ, जैसा जो आप बोल रहे हैं ना उसी हिसाब से है। ये सब नहीं है, ये सब जो चीज आप समझा रहे हैं ये सब नहीं है। तो क्वेश्चन यहीं से आना है आप लोगों का। हाँ, एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन ये लिख लीजिए आप लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इसको जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं वो बता दे रहा हूं। लिख लो, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। जो संविधान का जो शुरुआत होता है इसी शब्द से होता है। लिख लो का आशय, हम भारत के लोग का आशय, संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है।
संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, संविधान का मूल स्रोत कौन है? संसद, विधानसभा, राज्यसभा, तो ऐसे लिखा रहेगा, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, भारत की जनता। तो क्या आंसर होगा? भारत की जनता। लिखिए, संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, अर्थात लिख लो, अर्थात वही समस्त शक्ति का केंद्र है, अर्थात वही समस्त शक्ति का, जनता समस्त शक्ति का केंद्र है। आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, केंद्र है। लिखो, अर्थात जनता में निहित, ऐसे लिख लो, अर्थात संप्रभुता जनता में निहित है, अर्थात संप्रभुता जनता में निहित है, जनता में निहित है। ठीक है, एक ये हो गया। और देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब सवर्णिंग बॉडी है भारत, इसमें किसी का कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। इसके बाद देखो, हमने 42वां संविधान संशोधन अभी किया कि 42वां संविधान संशोधन से हमने समाजवाद लिया, समाजवाद, ठीक है। लेकिन जो हमारा समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ध्यान रखना, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। देखो, समाजवाद, और अगर हम अर्थव्यवस्था देखें, भारत का जो हमने अर्थव्यवस्था को अपनाया, भले ही समाजवाद को हमने लिया, लोकतांत्रिक समाजवाद को, लेकिन अर्थव्यवस्था भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पे पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को अवसर दिया गया है। इसके बाद देखो, विशेषता समाजवाद की ओर से कई सारे हम आगे देखेंगे। इसके बाद जैसे पथ निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता, ये भी हमने 42वां संविधान द्वारा हमने लिया। इसका मतलब क्या है? पंथ निरपेक्षता का मतलब हुआ कि एक तरह से कहिए कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, मतलब भारत में राज धर्म नहीं है, राज धर्म नहीं है। और इसका आशय ये हुआ कि मतलब कि राजा, मतलब कि जो सत्ता है वो धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, सत्ता धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सत्ता राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि सत्ता धर्म से तटस्थ रहेगा। सत्ता मतलब सरकार, सत्ता मतलब सरकार, ध्यान रखना, सरकार धर्म से तटस्थ, ठीक है, तो तटस्थ रहेगा। यहीं पर का क्वेश्चन चिन्ह लग जाता है। लोग जिस तरह से अभी जो प्रश्न उठाते हैं कि संविधान की गरिमा का खंडन हो रहा है, तो यहीं पर आकर के लोगों का प्रश्न उठता है, ठीक है। लोकतंत्र किसने कहा था कि लोकतंत्र शासन जो है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा स्थापित शासन? लिंकन, अब्राहम लिंकन। ठीक है, तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। कहने का मतलब क्या है? मतलब लोकतांत्रिक का मतलब एक हुआ कि जनता खुद शासन नहीं करती है, जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का चयन करती है, और प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से जनता के लिए शासन कर। अप्रत्यक्ष रूप से क्या मतलब हुआ कि प्रतिनिधि शासन कर रही है, जनता खुद शासन नहीं कर रही है, ठीक है। तो जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जनता के नाम पे शासन करती है, ध्यान रखना ये बात। तो लोकतंत्र, इसलिए लोकतंत्र हो गया।
गणराज्य का मतलब क्या है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होते हैं। ध्यान रखना, गणराज्य का मतलब मैंने बताया लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब हुआ कि जनता प्रतिनिधि को चुनता है, प्रतिनिधि, और ये प्रतिनिधि शासन करता है। तो प्रतिनिधित्व का जो शासन है ये जनता, अगर वास्तविक में देखें तो जनता का अप्रत्यक्ष रूप से, ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करेगा, लेकिन ये जनता के नाम पे शासन करता है, ध्यान रखना। इसके बाद देखो एक और शब्द आपको मिलेगा वहां पे, गणराज्य। गणराज्य मतलब वहां पे रिपब्लिक होगा, रिपब्लिक। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। वेरी गुड। जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो क्या होंगे? भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो क्या होंगे? निर्वाचित होंगे, निर्वाचित, ठीक है। ये होगा गणराज्य का मतलब। हमारा ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की तरह हमने संसदीय प्रणाली को आत्मसात कर लिया, लेकिन ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में जो वहां के राष्ट्राध्यक्ष है, आप लोगों को पता है कि वहां के राष्ट्राध्यक्ष की परंपरा क्या है? क्या है राष्ट्राध्यक्ष की परंपरा वहां का? वो वंशानुगत है। वंशानुगत है, ठीक है। और वहां के जो सम्राट है वही राष्ट्राध्यक्ष होता है। लेकिन हमने जो राष्ट्राध्यक्ष चुना, भले ही संसदीय प्रणाली अपना लिया, लेकिन हमने अपने राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन किया है, ठीक है, ध्यान रखना है। यही हमारा गणतंत्रात्मक है। मैंने बताया कि एक चीज बताइए, भारत के संविधान में उद्देशिका कितने तरह की न्याय की बात करता है? फटाफट बताओ। तीन। कौन से न्याय की बात करता है? अर्थ, समाज, राजनीति। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। स्वतंत्रता? 5। स्वतंत्र कौन कौन से? धर्म की, उपासना की, विचार की, धर्म, अभिव्यक्ति की, विश्वास की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। हमारा समानता, कितने तरह की समानता की बात करता है उद्देशिका? 2 तरह। कौन कौन से? 2 तरह। प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। हाँ। संविधान का जो प्रस्तावना है, क्या वो संविधान का अंग है या नहीं है? हाँ, अभी फिलहाल अंग है। अभी अंग है सर। अभी फिलहाल अंग है। किस बाद में कहा गया कि ये संविधान का? भारती और बम्बई के बनाम हुए, ठीक है, संविधान का अंग है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं 368 के तहत? खूब किया जा सकता है, किया जा लेकिन सकता बेसिक है, उसके स्ट्रक्चर मूल का ढांचे ध्यान को है। बनाए रखते हुए। बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में बनाए रखते हुए, ठीक है। तो ये था हमारा संविधान की उद्देशिका। अब बताइए, अब इससे ज्यादा क्लियर, अब जरा देखो क्वेश्चन वगैरह देखो, जो आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, जो पूछा गया क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। अब जैसे देखो क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को लिए सुनिश्चित करना है, ठीक है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, सही है या गलत है? सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्वेश्चन है कि भारत के, ये आपके यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की आमुख मतलब का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को लिए सुनिश्चित करना है। पहला ऑप्शन दे रखा, मतलब पॉइंट दे रखा है, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। क्या ये 2 तरह की न्याय उद्देशिका करता है? 3 तरह, कितने तरह की न्याय था? 3 तरह की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आर्थिक और सामाजिक, हाँ सही है बिल्कुल। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमने कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की? 5 तरह की। उसमें विचार और अभिव्यक्ति है या नहीं है, बताइए। विचार या अभिव्यक्ति है कि नहीं है? बिल्कुल, तो ये भी सही होगा। अवसर की समानता है या नहीं है, मुझे बताइए। है। अवसर की समानता भी होगा। और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा संकल्प मैंने बताया था,
व्यक्ति की प्रतिष्ठा किसमें बताया था? संकल्प गरिमा में। तो ये गरिमा सारे के सारे सर पॉइंट क्या है? प्रतिष्ठा इसमें सर समता में प्रतिष्ठा और अवसर है हाँ, तो उद्देशिका बात करता है कि नहीं करता है? करता है। तो ये हमारे संकल्प सारे में है व्यक्ति की गरिमा गरिमा, हाँ, गरिमा और एकता और अखंडता। तो ये संकल्प चीजें अब बताइए, सारे के सारे पॉइंट कहाँ से है? संविधान की उद्देशिका सब पॉइंट के बारे में बात करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है। अब जैसे देखो, अब संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है कथन, कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। एक क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन लिखो, यूपीपीसीएस का ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? उद्देशिका के बारे में, ठीक है, या प्रस्तावना? कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, ए लिखो, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ये अंग नहीं थे। दूसरा ऑप्शन लिखो, बी लिखो, समाजवादी शब्द 1977 में संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया, में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सी लिखिए अखंडता शब्द उद्देशिका का हिस्सा नहीं है। डी लिखो, बिहार में उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक, और लास्ट लिखिए उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं में से कोई, फिर से क्वेश्चन पढ़ो, कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उद्देशिका के संबंध में सही है? ठीक है। हाँ, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 लागू संविधान के अंग नहीं थे, तो समाजवादी तो अभी 1977 में हुआ है। क्या? समाजवादी, हाँ ठीक है, ए हो, ठीक है सर, आंसर होगा। दो लोगों का आंसर ए है, और कोई? 42वां संशोधन 76 में हुआ था, तो ये नहीं होगा। अखंडता जोड़ा गया था, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा आंसर, और बताइए। रंजीत, कैसे जल्दीबाजी करते हैं आप? सर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, अरे सर 42वें संशोधन में जोड़ा गया ना, तो 50 में कहाँ है? 42वें संशोधन में अखंडता जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया,
नहीं तो और आप समाजवादी जोड़ा गया। पहले जो आंसर ई बताया था आपने, कैसे बताया था? मैंने ए पढ़ा ही नहीं था, ए ढंग से नहीं पढ़ा। हे भगवान। और कोई और किसी का आंसर कुछ है तो बताइए। फिर अर्चना सो गई। फिर गायब है, क्लास केवल चल रहा है, क्लास से गायब। हम्म, चलो, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। और ऐसे तो नहीं चलना चाहिए ना। सर है हम। है तो क्यों नहीं बोल रही? आप बोलती नहीं है तो मुझे लगता है कि गायब हो गई। मैं सभी स्टूडेंट से जुड़ा रहता हूँ। नहीं सर नेटवर्क नहीं है तो जल्दी आवाज जो। हाँ, आंसर लिख भी सकते हैं, बता दीजिए क्या होगा सही आंसर, सब बताओ, लास्ट है। नंदिनी क्या होगा आंसर, कुछ भी बता दीजिए। ए होगा सर। ए होगा। देखो, मेजोरिटी ए के तरफ है। कारण है, देखो उदेशिका का कह रहा है कि कौन सा कथन उदेशिका के संबंध में सही है। स्वाभाविक है। देखो, समाजवादी शब्द 1977 में नहीं जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, तो ये गलत हो गया। अखंडता शब्द उदेशिका का हिस्सा नहीं है। ये है, उदेशिका का हिस्सा है। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन क्या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। और हमने आत्मर्पित किया था इस रोज को, ठीक है, क्लियर। और एक चीज और लिख दीजिए आप लोग, क्वेश्चन शायद विधि दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन लिख लो, विधि दिवस। विधि दिवस, विधि दिवस, ठीक है, 26 नवंबर। जिस रोज हमने संविधान को आत्मर्पित किया था उसके नाम पे हम 26 नवंबर को विधि दिवस मनाते हैं, ठीक है। और संविधान को अपनाया था हमने 26 जनवरी 1950 को आत्मर्पित, और जो हमने किया था वो 26 नवंबर को किया था। अब देखो, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो क्या ये संविधान का मूल हिस्सा था? मूल हिस्सा था ये या नहीं था? नहीं था, ठीक है। इसी क्वेश्चन को तो नहीं थे लिखा हुआ है ना, अंग हाँ, नहीं तो थे। सही है ना, तो सही है ना भाई, ये सही है ना। क्वेश्चन पढ़िए, उदेशिका के संबंध में कौन सा कथन सही लगता है? है ना रंजित जी बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इस टाइम आते हैं तो उनको थोड़ा। रंजीत, कंफ्यूजन को दूर करिए, क्या ये उदेशिका का अंग था? ये आंसर होगा। हाँ हम उसको पढ़े नहीं थे। हाँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक चीज और क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन और लिख लो। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से मूल उद्देशिका ऑब्लिक डाल करके संविधान, मूल उद्देशिका ऑब्लिक मूल संविधान, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मूल उद्देशिका या मूल संविधान का भाग नहीं था थे या हिस्सा नहीं था ऑब्लिक थे, ठीक है। ऑप्शन ए लिखो, समाजवादी। बी लिखो,
पंथ निरपेक्ष, सी लिखो अखंडता, डी लिखो उपरोक्त में से एक से अधिक, ई लिखो उपरोक्त में से कोई नहीं, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, में से कोई नहीं। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आप लोग को, हाँ ये विधि दिवस आप लोगों से क्वेश्चन खूब पूछा हुआ है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखना, जिस रोज हमने संविधान को समर्पित किया था उसी दिवस के रूप में 26 नवंबर को हम विधि दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मूल उद्देशिका या मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, था या थे। एक से अधिक, हाँ। डी एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों के तीनों बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या करा गया है, जोड़ा गया है। इसका मतलब ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है या नहीं है बताइए। मूल हिस्सा नहीं है, नहीं है, हिस्सा नहीं है। ध्यान रखना, इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों से बनाएगा और क्वेश्चन को बड़ा सतर्कता के साथ पढ़ करके आंसर देना है। क्या होगा आंसर नंदिनी। डी आंसर होगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि देखो समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द संविधान के, मूल संविधान का मतलब क्या हुआ, जो हमारा ओरिजिनल संविधान है उसमें ये शब्द थे नहीं थे, हमने उद्देशिका में इसे बाद में जोड़ा है। तो क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलो तो आज उद्देशिका के बारे में आप लोगों का पूरा क्लियर हुआ फंडा, सही है। यस सर। ठीक है, ये अभी तो तक सही जितना है। क्वेश्चन पूछा है सब आ गया। क्या क्या अभी तक साक्षी। इसमें जितना क्वेश्चन पूछा, अभी तक हाँ। इसमें जितना क्वेश्चन मतलब पूछा है लगभग सभी आ गया है उद्देशिका से। इसी तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा और यही ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, जो किताब में जो दिया है कि गणराज्य ये सब क्या है वो तो पढ़ लोगे, मेन चीज ये था जो वहां पे मिसिंग है और इसको समझना बहुत जरूरी था। ठीक है ना, तो इसीलिए हाँ ठीक है, वेलकम। चलो क्लास समाप्त करते हैं यहीं पे और रिवीजन करिए आप लोग।